सुधा अरोड़ा हिंदी की एक प्रख्यात भारतीय लेखिका हैं। उन्हें अपनी इन कहानियों के साथ साथ हिंदी में भारतीय नारीवादी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुधा अरोड़ा कथा साहित्य में एक चर्चित नाम है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पीले पत्ते। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। टक टक और एक पीला पत्ता टूटा, फिर एक और, फिर एक और। जनवरी महीने की उस सुबह में उगते सूरज की लाली थी। हरे भरे दरख्तों और अपने कद के हरे पौधों के बीच उनकी उंगलियां बड़े एहतियात से सूखे पीले पत्ते ढूंढ लेती और उन पत्तों को बड़े प्यार से समेटकर अपने बाएं हाथ में फंसी थैली में डाल देती। पिछले 1 साल से मैं उन्हें लगभग रोज़ देख रही थी। सफ़ेद स्याह रंग के बेतरतीब से बिखरे बालों के बीच लुनाई लिए चेहरे पर खोई खोई सी आँखें, जैसे ढूंढ कुछ और रही हों और अचानक पीले पत्तों पर अटक गई हों। उन्हें जरा सा ठिठक कर मैं देखती, मुस्कुराती और आगे बढ़ लेती। बगीचे के गेट पर खड़ा वॉचमैन अपनी कनपट्टी पर दाहिनी हथेली की तर्जनी गोल गोल घुमाकर अजीब तरह से होंठों को सिकोड़ता हुआ मुझे इशारे से बताना चाहता कि बुढ़िया का दिमाग खराब है, उनके लिए रुककर अपना समय बर्बाद न करें। उसकी यह हरकत दिल में एक टीस सी पैदा करती। मैं हर बार उसे हाथ दिखाकर बस का इशारा करती और फिर आंखें तरेर कर वॉचमैन को देखती, जैसे अपनी नाराज़गी उस पर जाहिर हो जाने देना चाहती हूँ। मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, पर न वॉचमैन की टेढ़ी मुस्कुराहट थमती, न बच्चों का फिसफिसा कर हंसना। हाँ हाँ, उधर नहीं जाना, वो ना पगली अम्मा है। पगली अम्मा? न किसी राह चलते को रोकती, न कुछ बोलती, न किसी भी क्रियाकलाप में दखल देती। बस पार्क में स्लाइड पर फिसलते खिलखिलाते बच्चों को हसरत भरी निगाहों से ताकती रहती या उनकी उंगलियां हरे पौधों में से ढूंढ ढूंढ कर पीले पत्ते तोड़ती रहती। फिर भी उस पार्क के जमावड़े के बीच उनका नाम पड़ गया था पगली अम्मा। कुछ दिन बीते। एक दिन देखा वो अकेली नहीं है, उनके साथ एक आया भी थी। शायद उनके घर के लोगों को समझ आ गया था कि वो नीचे के पार्क में अकेली भेजी जाने वाली हालत में नहीं है। मैं दोनों को देखकर ठिठकी। उन्होंने मेरी ओर अपनी निगाह टिकाई तो मैंने कहा, नमस्ते दीदी। अब उन्होंने कुछ सहम कर मेरी ओर अनचीनी निगाह से देखा, फिर बहुत धीमे से उनके होंठ मुस्कुराने के अंदाज में हल्के से खिंचे। आया उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलाने की कोशिश कर रही थी और वो बेंच पर बैठना चाह रही थी। नाम क्या है आपका दीदी? मैंने धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारते हुए कुछ रुक कर पूछा, जैसे उनकी पीठ को अपने सवाल से थपथपा रही हूँ। उन्होंने आया की ओर देखा, फिर मेरी ओर, फिर वही मुस्कान जो बरसों से जैसे होठों पर जम गई थी, जैसे वो मुस्कान ही उनका नाम हो। बोली कुछ नहीं। अगले दिन, फिर उसके अगले दिन मैंने तीसरी बार पूछा, आपका नाम क्या है दीदी? इस बार होंठ ऐसे धीरे धीरे खुले जैसे बरसों बाद खुले हों। बोली, मंदाकिनी, मीठी खनक भरी आवाज़। आया ने भौचक होकर मेरी ओर देखा। अब उनका नाम जहन में दर्ज हो चुका था। अगले दिन पार्क गई तो मंदाकिनी दीदी आम के पेड़ के पास खड़ी थीं। दूर से मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर बेंच पर बैठ गईं। मुझे पास आकर बैठने का इशारा किया। आगे घूमने के लिए जाने ही नहीं दिया। मेरे कुर्ते पर हाथ फिराती रहीं, जैसे कुर्ते के रंग और डिज़ाइन की सराहना कर रही हूँ। फिर बोली, साड़ी। मैं उनकी ओर देखती रही कि आगे कुछ और बोलें। मेरे चुप रहने पर अपनी साड़ी का पल्ला उठाकर दिखाया और बोली, साड़ी। इस बार लगा जैसे मेरी पोशाक उन्हें अखर रही थी। मैं पार्क में सैर करने के इरादे से आई थी। मैंने कहा, साड़ी पहनकर टहलने में दिक्कत होती है, इसलिए नहीं पहनती। सैर को देर हो रही थी। मैंने उनकी इजाज़त लेने के अंदाज में पूछा, मैं 2 चक्कर काट कर आऊँ? तो उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ में आम के पेड़ के तने के 3 पत्ते थे। उन्हें बेंच के किनारे रख दिया।
मेरे हाथों पर अपनी पकड़ और कस ली, जैसे किसी बच्चे की हथेली माँ को बाहर जाने से रोकने के लिए मजबूती से थामे रखे। कुछ देर बैठी रही। जैसे पकड़ थोड़ी ढीली हुई, मैंने कहा, मंदा दी, आप बैठिए, मैं अभी थोड़ा सा घूम कर आई। मैंने साथ लगे गार्डन में ही 4 चक्कर काटे और जब लौटी तब तक धूप दूसरी बेंच पर आ चुकी थी। वे वहीं बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें दूसरी बेंच पर ले गई जहां धूप थी। ठंडी हवा की सिहरन में सुबह की हल्की हल्की धूप राहत पहुंचा रही थी। उठते समय आम के 3 पत्ते अपने हाथ में उठाकर लाना वे नहीं भूली। अचानक मेरी ओर देखकर वे बड़े मनोयोग से आम के एक पत्ते को दोनों उंगलियों से छीलने लग गईं। पत्ते के बीच की डंडी को नाखूनों से तराश तराश कर साफ किया, फिर डंडी के छोटे छोटे 2 टुकड़े किए, डंडी के साथ अपने नाखूनों से जैसे कसीदाकारी कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पाई कि वे क्या कर रही हैं। उन्होंने वो डंडी हाथ में ऐसे एहतियात से ली जैसे कोई फूल की पंखुड़ी हो, फिर उंगलियों से उसके खुरदुरे सिरों को बेहद बारीकी से मुलायम किया और मेरी ओर देखने लगी। मैं अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि अब वे क्या कहेंगी। तभी उन्होंने मेरे कानों की ओर इशारा किया। ओह, मेरे कानों में छेद थे पर मैंने कुछ पहन नहीं रखा था। मेरे कान में पहना दी वे दोनों डंडियाँ, उसी एहतियात के साथ जिस एहतियात से पीले पत्ते तोड़ती और उनके बस में होता तो वहाँ हरे पत्ते टांग देती। सोना और हीरा भी क्या सुकून देगा जो प्यार से छीली हुई उन 2 डंडियों ने दिया। कान का छेद खाली दिखाई दे रहा था ना उन्हें। मेरा जी भर आया। अपनी माँ याद आई। बस कान खाली देखे नहीं कि बालियाँ पहना दी। कान के छेद बंद हो जाएंगे, चल पहन ले। और हाथ की कलाई सुनी देखी नहीं कि कसकर डांट लगा दी। क्या कलाइयों को नंगा बुच्चा कर रखा है, चल 2 कड़े डाल ले। माँ के चेहरे को बंद आंखों में समेटते हुए मैंने धूप की ओर पीट कर प्राणायाम शुरू कर दिया। बीच में आँख खोली तो देखा वो भी मेरी नकल में अंगूठा और तर्जनी जोड़कर सुखासन मुद्रा में बैठी हैं, पर लंबा ओम वे बोल नहीं पाई। उनकी सांसें बीच बीच में बार बार टूटती रहीं, पर कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी। थोड़ी देर प्राणायाम करने के बाद फिर बोली, मंदिर? मैंने सुना तो पर कुछ कहा नहीं। फिर दोबारा प्रश्नवाचक मुद्रा में, मंदिर? इस बार मैंने कहा, मंदिर में नहीं जाती, मंदिर यहाँ है मेरे भीतर। फिर मैंने उनका कंधा छुआ, आपके भीतर भी है। उन्होंने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी मुझे कुछ छींकें आ गईं। कपालभाति क्रिया करने से कभी कभी आ ही जाती हैं। वे देखती रहीं, फिर बोली, दूध? मैंने कहा, दूध पीना चाहिए? बोली, गरम। मैंने कहा, गरम दूध? उन्होंने सिर हिलाया। बोली, केला? मैंने कहा, हाँ खाती हूँ 1 केला रोज। बोली, दूध? हर बार एक शब्द बोलकर कसकर होंठ ऐसे भींच लेती जैसे किसी बच्चे को क्लास में चुप रहने की सज़ा मिली हो, पर एक शब्द बोलने के बाद झट उसे अपनी सज़ा याद आ जाती हो। मैंने कहा, अच्छा दूध केला खाना चाहिए? बोली, काट कर, और हाथ से छोटे छोटे टुकड़े का इशारा किया। अच्छा खाऊंगी दूध में केला डालकर, मैंने कहा। गरम? वो बोली। मैंने हंसकर कहा, ठीक है दीदी, केले को काटकर गरम दूध में डालकर रोज़ खाऊंगी। अब उन्होंने मेरी बाँह सहलाते हुए बहुत धीरे धीरे अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया, तृप्त भाव से, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के कंधे पर प्यार से तब सिर टिका देता है जब माँ उसकी तुतलाती ज़बान में बोली गई आधी अधूरी बात को पूरा समझ लेती है। मैंने अपने कंधे पर टिके उनके सिर को हौले से थपथपाया। सुबह सुबह के पत्तों की नमी मन में उतरने लगी। इन्हें लोग पगली अम्मा कहते हैं। प्यार की तरह बेतरह तरसी हुई औरत है ये तो। क्या पता कब कैसे इनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर से उतर गई। अगले दिन भी यही हुआ। खुद तो वे सैर करती नहीं थी, मुझे भी पकड़कर बेंच पर बैठा लेती। बड़ी मुश्किल से उन्हें बहला फुसला कर मैं बगीचे के 3 या 4 चक्कर लगा लेती, फिर उनके पास आकर प्राणायाम करने के लिए बैठ जाती। थोड़ी देर मेरे पास साथ साथ बैठे वो भी व्यायाम करती,
मैं जैसे जैसे बाहें सीधी कर मुट्ठी बांध कर कभी कलाई से कभी कोहनी से उन्हें गोल गोल घुमाऊं, वैसे ही वे भी घुमाएं। लेकिन लंबा ओम करने में उनकी सांस बार बार टूट जाती। मेरी तरह लंबी एक साथ सांस नहीं ले पाती तो परेशान हो जाती। तब वो खोई खोई सी आंखों से शून्य में देखने लगती। उस दिन उनकी हताश पड़ी हथेली को अपनी हथेली से ढकते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं मंदादी, धीरे धीरे आ जाएगा। उन्होंने जबरन हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। प्राणायाम समाप्त हुआ तो मेरे कुर्ते पर हाथ फिराने लगी और नाक से कोड़ते हुए बोली, देना देना क्या, किसको? मैंने पूछा। बोली, साड़ी। मैं हंस दी। अच्छा, मैं साड़ी पहनूं और ये किसी को दे दूं? इस बार बड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैली कि मैंने उनकी बात समझ ली। मुझे एकाएक अपनी एक सहेली याद आई। एक दुर्घटना में पति की मौत के बाद मानसिक संतुलन खो बैठी थी। अपनी सारी महंगी पोशाकें दरियादली से लुटाती, खिड़की से बाहर फेंक देती और खुद चिथड़े पहनती। मंदाकिनी दीदी रोज़ मिलती इसी तरह पार्क में। बस एक शब्द बोलना या फिर मुख मुद्रा से संकेतों से समझा देना। एक दिन जब पीले पत्ते तोड़ने में व्यस्त थीं, उनकी आया ने बताया, 2 साल से काम कर रही हूँ इनके साथ, कभी इनको बोलते नहीं सुना। अब आपके साथ मुंह खोलने लगी हैं। इनकी आवाज़ सुनी ही नहीं पहले कभी। कितना मीठा बोलती हैं। पहले अकेले आया करती थी, फिर एक दिन एक बच्चे की माँ शिकायत लेकर पहुँची कि उसके बच्चे की शर्ट उतार कर फाड़ डाली। इसलिए अब आधे घंटे के लिए मैं साथ आती हूँ। तब तक मंदादी पीले पत्ते झोले में बटोर कर ले आई थी। बैठते ही मेरी हथेली हाथों में ली और बोली, काटना? मैं समझ नहीं पाई। ओह, नाखूनों की ओर ध्यान गया। बढ़ गए हैं, काट लेना। मैंने कहा, अच्छा काट लूँगी। बोली, मंगल? अच्छा, मंगल को नहीं काटना? बोली, शनि? मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। शनि को भी नहीं काटूंगी। पर मैंने मुंह बनाकर समझा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मुहूर्त बेला क्या देखना, आज ही काट लूँगी। वे मुस्कुरा दी, ऐसी सात्विक मुस्कान और आंखों में जुगनू सी चमक। मंदादी को याद करते करते नाखून तो दूसरे दिन काट लिए थे, पर पार्क में आने की फुर्सत नहीं मिली। अहमदाबाद से 2 दिन के लिए एक मित्र आई हुई थी। पार्क के अंदर से हमारे ऑफिस की ओर जाने का एक छोटा रास्ता है, उसको लेकर ऑफिस जा रही थी कि रास्ते में देखा मंदादी बैठी हैं। आया ने उनका हाथ ऐसे थाम रखा है जैसे हाथ छोड़ते ही वे उठकर भाग लेंगी। जैसे ही मंदादी ने मुझे देखा वे मुस्कुराई। मैंने उनसे अपनी मित्र का परिचय कराया। ये मेरी सहेली हैं। मंदादी ने आया की हथेली के नीचे से अपना हाथ खींचकर दोनों बाहें बढ़ाकर मेरे गले में डाली और मेरा चेहरा अपने चेहरे से सटाकर मेरी उस मित्र से मेरा परिचय करवाते हुए अटक अटक कर ऐसे बोली जैसे कोई बच्चा पहली बार पूरा वाक्य बोलना सीख रहा है, ये मेरी सहेली है। मैं भौचक ताकती रह गई उन्हें। मंदादी की सहेली होने की फुहारों ने मन को भीतर तक भिगो दिया था। गले से बाहें वे हटा नहीं रही थीं, बड़ी मुश्किल से बाहें छुड़ाईं। आज जरा काम है दीदी, फिर फुर्सत से बैठूंगी, आना। मंदादी की आंखों में छाया घिर आई और वे फिर वाक्य से शब्द में सिमट गईं। मौसम बदल रहा था, ठंड गहरा रही थी। मुझे मौसमी बुखार हो गया। 1 सप्ताह में पार्क में नहीं जा पाई। 7 दिनों बाद जब गई तो मंदादी ऐसे उमक कर मिली जैसे पता नहीं कब की बिछड़ी मिली हैं। कसकर हथेली थाम ली, बोली कुछ नहीं। इशारे से पूछा, क्यों नहीं आई, क्या हुआ था? मैंने कहा, बुखार हो गया था मंदादी। उन्होंने सुनकर मेरे माथे पर सिर पर हाथ फेरा, मेरा कंधा सहलाया, माथा छू कर देखा, सिर हिलाया। अब बुखार नहीं है, मुस्कुराई। सारी क्रियाएं एकदम स्लो मोशन में। फिर बोली, घर? मैंने सोचा मुझे घर जाकर आराम करने को कह रही हैं। मैंने कहा, नहीं, आज मैं ठीक हूँ, इसलिए थोड़ा घूमने के लिए चली आई, बाद में घर जाकर आराम करूँगी। बोलनी, घर। अब उनकी आया ने समझाया कि मम्मी रोज़ आपको ढूंढती थी, उस गेट की ओर मुझे खींच कर ले जाती थी जहाँ से आप निकल कर आती हैं, पर हमें ना आपका नाम मालूम ना फ्लैट नंबर, कहाँ जाते। अब आपको अपने घर ले जाना चाहती हैं।
तब तक मंदा दी ने फिर दोहराया, घर। मैंने कहा, आपके घर? ऐसे मुझे अपने घर ले जाएंगी तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा? वे चुपचाप आया की ओर जवाब देने के लिए देखने लगी। उनकी आया ने कहा, नहीं, मम्मीची मुलगी आहे घर मध्ये, बुरा काय को मानेगी? अर्थात घर में माँ की बेटी है, बुरा क्यों मानेगी? मैंने बड़े संकोच के साथ उनके घर जाने के लिए कदम बढ़ाए। सोचा, चलो ठीक है, बेटी से ही बातें करूँगी, पूछूंगी कि इतनी खूबसूरत, संभ्रांत, सलीकेदार और स्नेहिल मंदा दी ऐसी स्थिति में आखिर क्यों और कैसे पहुँच गई। मुस्कान चेहरे पर जमकर बैठ गई है, फिर भी होंठ जैसे बोलने को खुलते ही नहीं। लिफ्ट में चढ़े तो मंदा दी मुस्कुरा रही थी, गर्व से चेहरा दिपदिपा रहा था कि उनकी भी एक सहेली है जिसे वे अपने घर ले जा सकती हैं। आया ने अपने 10वें माले के फ्लैट के बाहर लगी कॉलबेल पर उंगली रखी। अंदर गायत्री मंत्र बजने लगा। दरवाज़ा खोलकर एक बेहद खूबसूरत दुबली सी लड़की ओट में हो गई। नाइटी पहन रखी थी उसने। कान, गले और कलाइयों में भी कुछ नहीं। मंदा दी 30 की उम्र में ऐसी ही लगती होंगी, बिल्कुल उनके चेहरे की कार्बन कॉपी। बस उसके बाल छोटे थे, कटे हुए पर बिखरे हुए, सुबह से शायद कंघी नहीं की थी। आया ने मेरी ओर इशारा किया, यही है मम्मी की फ्रेंड जो रोज़ पार्क में मिलती हैं। बस इसके बाद उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। छोटे बालों वाली खूबसूरत लड़की बताने लगी एक कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी। नाम अन्वेषा, अच्छा नाम है ना? माँ ने रखा था, पापा तो एनी रखना चाहते थे। पापा अब भी एनी ही बुलाते हैं मुझे। विद्यासागर कॉलेज से इको में ऑनर्स किया, उम्र 35 साल, शादी नहीं की, मन ही नहीं हुआ। नहीं, शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ऐसा कोई मिला ही नहीं। एक दोस्त था कॉलेज में, पर सिर्फ दोस्ती। शादी करने का मन नहीं हुआ उससे, किसी से भी शादी करने का मन नहीं हुआ। शादी के बारे में सोचते ही डर लगने लगता था। पता है, जिन दिनों उससे बहुत दोस्ती थी, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, फिल्मों के लिए गाने भी लिखे, पर अभिजीत दा ने कहा, अन्वेषा तुम्हारे गाने बहुत रिच हैं, फिल्मों में हल्के फुल्के चलते हैं। अब भी कभी कभी 2-4 लाइनें लिख लेती हूँ, आप सुनेंगी? लाऊं? अच्छा, आज नहीं, अगली बार। बच्चों सी मासूमियत लिए मेरे सामने खड़ी वो लड़की लगातार बोले चली जा रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां शून्य में इधर से उधर भटक रही थीं। तब तक वो आया एक छोटे से कांच के बर्तन में एक टैबलेट और एक गिलास पानी ले आई। अन्वेषा ने देखा और गोली मुंह में रख पानी की कुछ घूंटे पी लिए। फिर जैसे सूचना देती सी बोली, मूड स्टेबलाइज़र है आंटी, खानी पड़ती है रोज़। मेरे होश फाख्ता हो गए। मैं मुंह बाए खड़ी देख रही थी, सोच रही थी इसकी किस बात पर बोलूं। कुछ पूछा ही नहीं था उसने, सिर्फ सूचनाएं। मैं घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें देखने लगी। साइड बोर्ड पर एक गोरे चिट्टे संभ्रांत और भव्य से दिखते आदमी की तस्वीर लगी थी। आंखें एक पल को वहाँ टिकी तो अन्वेषा ने बताया, ये मेरे पापा हैं आंटी। मुझे लगा शायद अब ना हो कि तभी वो बोली, जर्मनी में रहते हैं। कुछ मिनटों के बाद उस अंतहीन वार्तालाप से शब्दों को पकड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो ये कि जर्मनी में पापा के साथ मोनिका है, जिसे मॉम कहने की हिदायत पापा देते हैं। पर क्यों बोलूँ मॉम उसे? मेरी माँ तो ये है ना। पापा को माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। साल में एक बार पापा आते हैं यहाँ। माँ खूब बढ़िया खाना बनाती थी तब, अपने हाथों से, पापा के लिए, मेरे लिए भी। फिर एक बार मोनिका भी आई पापा के साथ। माँ को स्ट्रोक आया, ठीक तो हो गई पर बोलना बंद कर दिया सबसे। अब पापा अकेले आते हैं, बैंक में पैसे डाल जाते हैं, सब कुछ अच्छा है। अन्वेषा का बोलना जारी था। हमारे लिए ढेर सारे कपड़े लाते हैं जर्मनी से, पर माँ उनके दिए कपड़े नहीं पहनती, सिर्फ साड़ी पहनती हैं। माँ को साड़ी पहनना पसंद है। मुझे भी हमेशा साड़ी दिखाती रहती हैं, यानी नाइटी उतार साड़ी पहन। अब आप ही बताइए आंटी, भला घर में कोई साड़ी पहनता है? और मेरी क्या साड़ी पहनने की उम्र है? ये ड्रेस जो आप देख रही हैं पापा वहीं से लाए थे मेरे लिए। बहुत प्यार करते हैं मुझे, पर यहाँ रह तो नहीं सकते ना। बहुत बड़ी पोस्ट है एम्बेसी में, वहाँ बहुत काम है। मम्मी तो 2 साल से ऐसे ही चुप हैं। कितने डॉक्टरों को दिखाया पर नहीं, बोली ही नहीं। आपने उनको थोड़ा बहुत मुंह खोलना और कुछ शब्द बोलना सिखा दिया है। आप आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
मैंने बैठक की सजावट पर नज़र घुमाई। रोज़वुड की लकड़ी का एंटीक फर्नीचर, सोफे पर मखमली कवर, नक्काशीदार हत्थे। जहाँ बैठी मंदा दीदी भी उस एंटीक का हिस्सा लग रही थीं और होठों को कसकर भींचे अपनी बेटी का धारा प्रवाह एकालाप सुन रही थीं। तब तक आया ने मंदादी के हाथ से थैली ले ली और सारे पीले पत्तों को कूड़े के डिब्बे में उलटने जा रही थी कि मंदादी का दाया हाथ फौरन उसे बरजने के लिए उठा। ना, नहीं, आया ने बेरुखी से कहा। कल और ले लेना मम्मी, झाड़ में बहुत मिलेंगे सूखे पत्ते। आया का खींच भरा छोटा सा हूँ भी सुनाई दे गया। मंदादी के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। थोड़ी देर बाद मैं उठ खड़ी हुई। चलूं? चाय पीकर जाइए आंटी। सॉरी आंटी, मैं अपना ही बोलती रही, चाय को भी नहीं पूछा। मैंने कहा, नहीं, फिर कभी। आने के लिए धन्यवाद, लेकिन आंटी कृपया फिर आइएगा ज़रूर, अपनी कविता सुनाऊंगी। मैंने घूमकर देखा कौन बोल रहा था, माँ या बेटी। आवाज़ में वही मिठास जैसी मंदा दीदी के एक एक शब्द में होती है, मिश्री की डली घुली हुई। आँखों में वैसा ही कृतज्ञ भाव जैसा मंदा दी की आँखों में होता है। फ़र्क इतना ही कि माँ सिर्फ एक शब्द ही बोल पाती थी, बेटी पूरे पूरे वाक्य बोलती थी और उसे जवाब की अपेक्षा भी नहीं होती थी, जैसे अपने आप से बात कर रही हो। भारी कदमों से नीचे उतर आई। किससे पूछती, किसके बारे में? माँ से बेटी के बारे में या बेटी से माँ के बारे में? गेट से बाहर निकलकर मैं अपने घर की ओर बढ़ चली। उनकी और मेरी 27 मंजिला इमारत का एक एक गेट इस पार्क में खुलता था। हवा तेज़ बहने लगी थी। हरे भरे पौधों से सूखे पीले पत्ते तोड़ तोड़ कर मंदा दी के अपनी थैली में भर लेने के बावजूद यहाँ से वहाँ तक पेड़ों के सूखे पत्ते उड़ रहे थे। हवा के झोंकों से ऊपर उड़ते, फिर उसी तेजी से नीचे आ जाते। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी पीले पत्ते। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।